हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गौड अरविंद एंड मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। एंड मैंने ट्राई किया है कि जो बिगनर्स है यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बेस्ट ट्राई करूँ कि मतलब कि वो जो अपने नोट्स कैसे बनाना है कि उनके लिए एक हेल्पफुल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड अगर आप 1-2 साल प्रिपेयर करते हो तो आपको नॉर्मली आइडिया हो ही जाता है, बट फिर भी अगर ये बिगनर्स है वो ये वीडियोस देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल कर सकता है। एंड दूसरी चीज़ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ तो शायद मैं जो भी लिखा हूँ उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बट एज अ टीचर जो जिसे टीचर समझाते हैं वैसा भी समझा नहीं पाऊँ, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। तो बस ज़्यादा बातें छोड़ के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। प्रेसिडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 17 है हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर, इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट होती है जो कि जैसे कि आप स्टार्ट करोगे टॉपिक को, वहाँ पे ऐसे दिया रहेगा जो कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 52 में से 78 तक दिया गया और जो कि पार्ट 5 का है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो 5 होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव के 5 वो मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है एंड वो फर्स्ट सिटीजन होता है। और वो प्रेसिडेंट जो होते हैं कि सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सॉलिडरिटी। एंड फर्स्ट चीज़ की मैं बता दूं कि हमारे जो मिस्टर प्रेसिडेंट है उनके लिए कोई भी मतलब वो गलत चीज़ नहीं है, बट शायद उनकी जो पावर्स है या तो शायद जैसे कि मैं बोल रहा हूँ प्रेसिडेंट को वगैरह, वो शायद आपको हर्ट कर सकता है, बट सॉरी। मैं एक ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने की, तो शायद लैंग्वेज में यहाँ वहाँ हो सकता है, बट फुल रिस्पेक्ट है प्रेसिडेंट के लिए। तो वापस आ जाते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो आर्टिकल नंबर 54 से रिलेटेड है। उसके अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे, जैसे कि उसमें कौन कौन इलेक्शन में कौन कौन होता है। जैसे कि पीएम के इलेक्शन में हमारी हम लोग सब करते हैं, हमारे जो एमपी को करते हैं उसके बाद एमपी से पीएम बनता है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्ट क्या बोलते हैं पार्लियामेंट जो कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं वहीं से प्रेसिडेंट बनता है। जिसके अंदर कौन कौन होते हैं, कौन कौन इलेक्शन वोट दे सकता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस में कौन, राज्यसभा एंड लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जो भी वहाँ पे एमएलएज होंगे वो वोट करेंगे। एंड वापस इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, यहाँ पे जहाँ पे लेजिस्लेचर आता होगा, जो भी अपना नया अमेंडमेंट होगा आपके, जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस समय के हिसाब से। उसके बाद जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनकी जो वोट की वैल्यूज़ होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है, तो वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर जितने उस जगह सीट होगी, उसके बाद डिवाइड में मल्टीप्लाई से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर द पार्लियामेंट की कैसे काउंटिंग होगी, तो टोटल वैल्यू ऑफ द एमएलएस एंड द वोट ऑफ द ऑल स्टेट एंड उसके बाद डिवाइड में टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। एंड उसके बाद वापस आ जाते हैं, जैसे कि आप फिर से अगर बुक के अंदर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशंस दी गई है सेकेंड पेज के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, उसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 58 में दिया गया है, और जो कि वो क्या होना चाहिए, एक तो सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज जो होनी चाहिए 35 या 35 के अबव होनी चाहिए। एंड जो क्वालिफिकेशन होती है जो लोकसभा के इलेक्टेड होते हैं, मतलब जैसे मान लो कि एमपी के लिए जो भी एमपी की सीट के लिए खड़े होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन लगती है सेम टू सेम प्रेसिडेंट के लिए भी लगती है। उसके बाद नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ प्रॉफिट, ये एक होना चाहिए। उसके बाद जो कंडीशंस है, समझ लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है वो आर्टिकल नंबर 59 में है। आप जैसे पेज में जाएंगे नेक्स्ट वाले साइड वाले पेज में वो भी दिया गया है। तो कंडीशंस क्या क्या है, 50 इलेक्टर एज अ प्रपोजर एंड द 50 इलेक्टर एज अ सेकेंडर होने चाहिए। उसके बाद 15,000 रुपये आरबीआई में आपको सिक्योरिटी के हिसाब से जमा करना होता है। ये आर्टिकल नंबर 59 में दिया गया है। अगर वो इलेक्शन हार जाता तो वो 15,000 रुपये शायद रिटर्न हो जाते हैं कि हो ही जाते हैं। उसके बाद बुक में और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ओथ नाम का टॉपिक दिखेगा जो कि आर्टिकल 60 से रिलेटेड है। उसके अंदर प्रेसिडेंट जब इलेक्शन हो जाता है, जब अपनी सीट पे जाते हैं, मतलब जो भी अपने वर्क को जब चार्ज में लेते हैं तो वो ओथ लेते हैं, जो कि ओथ में 3 चीज़ें रहती है कि फेथफुल एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑफिस, प्रेजेंस, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब जो भी चीज़ें रहती है वो तीनों चीज़ लिखी गई है। ये मेरे हिसाब से आज तक कभी पूछा नहीं गया, ना ही शायद पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता तो नॉर्मली आपको ये चीज़ें याद ही रहती है, सारे लोगों के लिए एक प्रकार से सेम ही होती है। उसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो फिर एक आएगा कंडीशन नाम का टॉपिक, जो कि उसके अंदर 5 कंडीशन दी गई, जैसे कि वो किसी मेंबर में नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसके एमेलमेंट्स को कम नहीं किया जा सकता वगैरह वगैरह, एंड वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं होल्ड करना चाहिए। ये सारी कंडीशन दी गई है अलग से। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, एक तो एक डिफाइन होता है 5 साल होता है, और वो 5 साल से पहले वो रिजाइन भी दे सकता है, हाँ, या तो उसका इम्पीचमेंट भी हो सकता है, और
कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द 5 ईयर। देखो एक तो 5 साल होता है और 5 साल के पहले भी होता है। 5 साल तक के बाद में कब करेगा, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया है एंड जो न्यू प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड हुए हैं और वो अपनी ऑफिस को चार्ज नहीं ले पा रहे विथ एनी रीज़न, तो वो 5 साल के बियॉन्ड भी प्रेसिडेंट अपने वर्क को चार्ज करते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इम्पीचमेंट, जैसे कि उसका टर्म कंडीशन कैसे खत्म हुआ, तो इम्पीचमेंट में जो ये चीज़ें दी गई है वो आर्टिकल नंबर 61 जो कि प्रेसिडेंट का इम्पीच के लिए होता है, बाकी और किसी के लिए इम्पीचमेंट नहीं होता है, बाकी और सबके लिए रिमूवल वर्ड यूज किया जाता है। ओनली फॉर प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट जो ये वर्ड है ये यूज किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब इम्पीचमेंट महाभियोग ऐसा कुछ शायद हिंदी में कहा जाता है, तो आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। और उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्ट एक ये लाइन लिखी गई है कि अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो वो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए तो उसका इम्पीचमेंट होगा। इसके मतलब इसके बाद इसको कुछ डिफाइन नहीं किया गया एक अभी तक, क्योंकि इम्पीचमेंट भी हुआ नहीं तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं इस चीज़ की, बट फिर भी इतना ही नॉर्मली लिखा गया है। उसके बाद फिर से जैसे कि अब इम्पीचमेंट करने के बाद मतलब कि प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस के हिसाब से जैसे कि जिसमें दिया गया है चार्ज शुड बी साइन बाय 1/4 मेंबर और 14 डेज का एडवांस नोटिस देना चाहिए, किसको, प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, तब जाके वो प्रोसेस आगे होगा। अगर 14 डेज पहले अगर नोटिस नहीं दिया होगा तो ये प्रोसेस वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा। अब अगर 14 डेज नोटिस दे दिया और 1/4 के द्वारा साइन भी कर दिया गया है तो वो वापस उस सदन में, जैसे कि लोकसभा हुआ या राज्यसभा, उस जगह 2/3 को की मेजोरिटी से पास होना चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये आप ये ध्यान रखना, सिंपल मेजोरिटी नहीं है, टोटल मेंबरशिप है। उसके बाद जब पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में जाता है एंड फिर दूसरे हाउस में जाने के बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और जहाँ पे प्रेसिडेंट कैन अपीयर एज सच इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट फॉल्ट पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हुए पाए जाते हैं, तो वहाँ उसके अंदर 2/3 की मेजोरिटी वापस वहाँ से अगर पास होती है तो प्रेसिडेंट एट दैट टाइम रिमूव हो जाते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पार्लियामेंट से कोई भी रूल पास होता है वो एक्ट होने से पहले वो बिल रहता है। नॉर्मली एक्ट कब होता है, जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो बट इम्पीचमेंट के जब इम्पीचमेंट होता है उस वक्त प्रेसिडेंट की साइन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद उस समय प्रेसिडेंट नहीं रह चुका है, क्योंकि उनका रिमूवल हो चुका है, ये इम्पीचमेंट हो चुका है। उसके बाद प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वैकेंट किस हिसाब से होती है, तो इसके अंदर 5 नॉर्मली बुक के अंदर दिया गया है, जैसे कि उसके रिजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, 5 ईयर ख़त्म हो गया, डेथ हो गया, अदर जो भी कई इलनेस वगैरह जो भी बुक में दिया गया है। नॉर्मली तो ये पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आपको बुक में इसको प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं उसके अंदर बुक में क्या किया है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर बाय द रेजिग्नेशन ऑन हिज रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट by the death and otherwise, for example when a become a disqualified to hold office when his election is declared void। ये 5 चीज़ें दी गई है, नॉर्मली आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद सबसे मेन आ जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है वो किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 72 में हमारे प्रेसिडेंट की सारी पावर्स दी गई है, और जो कि पावर्स है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक एंड द मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर। देखो मैं एक बात बता दूं, हमारे बुक के अंदर ये जो पावर्स है कम से कम 1.5 से 2 पेज के ऊपर दी गई है। अगर आप चाहते हो कि इस पावर्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, देखो मैं नॉर्मली पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हम प्रेसिडेंट के टॉपिक को 1 पेज में समराइज़ करेंगे। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे पेज भी एटमोस्ट छूट ही गया है, मतलब हमने 1.5 पेज के अंदर इसको समराइज़ करने की कोशिश की है। तो मतलब हम सारी चीज़ें इन डिटेल नहीं लिख सकते, जस्ट एक की पॉइंट लिखेंगे जो कि हमें याद करने में इंपॉर्टेंट करें जब हम क्विक रिवाइज करते रहें, या तो अपने नोट्स मेकिंग में कैसे हमारा हेल्प करेगा, बस मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वापस आ जाए जैसे एग्जीक्यूटिव, जो प्रेसिडेंट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर है बुक में नॉर्मली दी गई है, 8 से 9 पावर दी गई, आप उसको पढ़ सकते हैं नॉर्मली। बट जब इसको पढ़ोगे तो नॉर्मली आपको याद ही हो जाएगा, ज़्यादा इसमें मेमोराइज करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लेना, मतलब पढ़ ही लोगे आप लोग। एंड फिर वापस आ जाता है लेजिस्लेटिव पावर, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर की एग्जांपल कैसे 12 नॉमिनेट करता है, वो भी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर, जैसे कि मनी बिल होता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना, पहले मतलब कि बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से वो पार्लियामेंट में नहीं रखी जाती। जुडिशियल पावर से डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में जो भी डिसीजन मतलब कि अदर कंट्री के हिसाब से जो भी वर्क होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, तो सारे डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट के होते हैं। और प्रेसिडेंट जैसे समझ लो कि वहाँ से कोई भी डिप्लोमेट आता है, ये सब जो भी उनका क्या बोलते हैं इन्विटेशन वगैरह प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, इसलिए डिप्लोमेटिक पावर। उसके बाद मिलिट्री, ये हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं सारे मिलिट्रीज़ के, मतलब कि आर्मी नेवी जो भी है ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे मिलिट्री के।
उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर जो कि इमरजेंसी पावर, आर्टिकल 352, 356 एंड आर्टिकल 360, ये फाइनेंशियल, प्रेसिडेंट रूल एंड द नेशनल इमरजेंसी। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पावर यही है इमरजेंसी वाला, जो कि प्रेसिडेंट के पास मतलब दी गई है। और ये भी कब वर्क करती है, जब COAM उनको एडवाइस करता है तब। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के हिसाब से। और ये हमारे इमरजेंसी के हिसाब से समझ लो कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो वर्किंग में नहीं है, उस किसी लिए मतलब उस समय के लिए, या तो किसी वार हो जाता है या तो कुछ भी हो जाता है, हमारे देश में क्राइसिस आ जाते हैं, उस लिए ये पावर दी गई है। क्योंकि एक जब इमरजेंसी आती है तो हमारे कमांड वन हैंड में होते हैं, तो ज़्यादा कुछ भी रूल्स फटाफट इम्प्लीमेंट हो पाता है। अगर 3-4 हाथों में अगर रूल दिया जाता है तो क्या इम्प्लीमेशन किसी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी को सही नहीं लग रहा, इस हिसाब से ये रूल दिया गया है। ठीक, उसके बाद आ जाता है प्रेसिडेंट के जो अदर पावर्स है, जैसे कि वीटो पावर, वो आर्टिकल नंबर 111 में दिया गया है। ये वीटो पावर एक प्रकार से प्रेसिडेंट के एसेंट के देने के ऊपर है। प्रेसिडेंट एसेंट चाहे तो मना कर दे, या तो सस्पेंड कर दे, या तो पॉकेट पीरियड कर दे, या तो रिकन्सिडर कर दे। ये हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर दी गई है। ठीक, आर्टिकल नंबर 111। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर और आ जाती है इमरजेंसी के बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये एक इस प्रकार से है जैसे कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। अगर वो बीच में, जब गैप के बीच में अगर पार्लियामेंट नहीं है और कुछ ऐसी ज़रूरत आ गई जिस समय रूल बनाना होगा, तो उस समय प्रेसिडेंट जस्ट एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जो कि वो सेम इफेक्ट होता है एज अ पार्लियामेंट के रूल के द्वारा। ठीक है, वो ऑर्डिनेंस होती है आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, और ऑर्डिनेंस जो होती है एज अ सेम करती है, बट और इसकी जो टाइम पीरियड होती है, नॉर्मली मैं आपको बता दूँ 6 मंथ 6 वीक इसकी मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि हमारे बुक में दिया गया है कि 2 पार्लियामेंट के सेशन के, जो 2 सेशन के मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक, तो ये 6 मंथ ये, और जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो इस ऑर्डिनेंस को क्या बोलते हैं, वेरीफाई करने के हिसाब से 6 वीक का टाइम दिया गया होता है, इसलिए 6 मंथ 6 वीक तक ये मैक्सिमम इसका ऑर्डिनेंस की टाइम पीरियड है। उसके पहले भी लैप्स कर सकता है, जैसे प्रेसिडेंट चाहे तो इसको हटा दे, या तो फिर अगर पार्लियामेंट जब सेशन में आती है तो इसको चाहे तो इसको बिल को वॉइड कर दे, तो उस समय भी ये बिल लैप्स हो जाता है। बट इसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड होती है 6 मंथ 6 वीक होती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 72 में ये भी क्या नाम है, पार्डनिंग पावर ये जो 72 है आर्टिकल, इसी का एक सब पार्ट है पावर के अंदर, जो कि ये जुडिशल वाले में से एक सब पार्ट आ जाता है। जैसे कि पार्डनिंग पावर कौन कौन से है, पार्डन, कम्यूटेशन, उसके बाद रिमिशन, डिस्पाइट एंड द रिप्राइव। पार्डन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट फ्री कर देता है। कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि समझ लो डेथ दिया रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। रिमिशन में क्या होगा कि टाइम पीरियड कम कर देंगे, समझ लो 2 साल का रहेगा तो 1 साल कर देंगे, 10 साल का रहेगा तो 5 साल का कर देंगे सज़ा। रिस्पाइट में कोई फैक्ट होता है, कुछ रीज़न की वजह से उसको मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो सज़ा रुका रहता है। उसके बाद रिप्राइव, उसमें भी स्टे लग जाता है। ये हो गया हमारे प्रेसिडेंट के पावर्स। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जो होती है उसकी पोजीशंस कैसे डिफाइन होती है, मतलब हमारे बुक में क्या से कौन से नियम दिए गए हैं तो प्रेसिडेंट के लिए पोजीशन के हिसाब से, तो वो तीन रूल्स है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। इन तीनों में प्रेसिडेंट की सही तरीके से जिक्र की गई है। बाकी अदर रूल्स में भी जैसे आर्टिकल 356 ये सब में भी किया गया है, बट मेन जो पावर्स है जो वर्किंग है आर्टिकल 74, 75 में दिया गया है। 74 में क्या है कि प्रेसिडेंट वर्क करेंगे एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और 75 में क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, उनकी सैलरी अलाउंस जो भी वगैरह वगैरह किया गया है। एंड ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बट एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोचिंग जाते हो या तो न्यू स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है कहीं से कोचिंग वगैरह करते हो या तो सेल्फ भी करते हो, फिर भी एक ये क्वेश्चन है कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है। देखो हमारे जो लक्ष्मीकांत के अंदर चैप्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मिनिस्टर को ऑन एडवाइस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। बट अगर 1 लाइन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है कि मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, या तो किसी ऑप्शन के अंदर A, B, C में अगर ऐसा लिखा रहेगा तो उस समय क्या होगा, तो ये मतलब मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो इस प्रकार से अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बता दीजिए। तो बस आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
जय हिंद जय भारत, गुड नाइट। एंड कल स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक। शायद देखो बैकग्राउंड में नॉइज़ जो है थोड़ा सा वॉइसी वॉइसी हो सकता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा एडिट करने की। फिर भी अगर नहीं हुआ तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। मेरे सारे वीडियोस क्लियर होने चाहिए। बस मेरा एक ये है कि जो न्यू स्टूडेंट है जो कि चाहते हैं कि मतलब कि नोट्स कैसे बनाना, उनके हिसाब से मैं एक हेल्पफुल करता हूँ कि हाँ कि कैसे बना सकते हैं आप इसको सेम टू सेम रख सकते हो। अगर आप चाहें कुछ एडिट करना हो, शायद जैसे कि आप इस पावर्स के अंदर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर सारी चीज़ें वैसे कर सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो एज इट इज़ आप इसको रख सकते हो। तो जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।